नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। यूक्रेन पे और रूस के बीच में समझौता हो जाने की खबरें आ रही हैं। सारा मीडिया समुदाय कह रहा है कि बस समझौता होने ही वाला है। और जैसे शादी वाले घर में सब लोग खुशी खुशी हंसते खेलते एक दूसरे से मिलते हुए घूमते रहते हैं, वैसे जेलेंस्की आज वाइट हाउस में घूमते हुए दिखाई दिए। उनके साथ पूरे यूरोप के नेता थे और सब लोग इस बात को लेकर खुशी खुशी तैयार हो रहे थे, जिससे लग रहा था कि एक नतीजे पे ये लोग कहीं पहुंच गए हैं, एक निष्कर्ष निकाल लिया। बार बार जेलेंस्की हंस रहे थे। पिछली बार ट्रंप ने बहुत बेइज्जती की थी, तो इस बार थोड़ी इज्जत मिल गई उनको। वो अपने साथ कुछ ऐसे काम करके गए थे, उनको शायद समझाया होगा यूरोप के नेताओं ने, तो उससे थोड़ा सा वहाँ पे उनको और इज्जत मिली। जैसे ट्रंप के सामने सूट पहन के गए, मीडिया ने उनकी तारीफ़ कर दी, भाई बड़ा अच्छा सूट पहन के आए हो आप। ट्रंप ने कहा मैं भी कह रहा था ये अच्छा सूट पहन के आए हैं। ट्रंप को और क्या चाहिए, उनके सामने ऐसे उठा के मुंह उठा के कोई टी शर्ट पहन के आ जाओ, जंपर पहन के आ जाओ, तो उनको इतने बड़े राष्ट्रपति। जो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, जब आप वो बताएं, जब छोटे लोग बड़े बन जाते हैं तो उनके अंदर ग्रेविटी नहीं होती है, बड़ी जल्दी बुरा मानते हैं। मस्का लगाने के लिए अपनी बीवी की एक चिट्ठी ले गए थे और ट्रंप के हाथ में दी और कहा कि ये आपकी मैडम के लिए है, मेरी पत्नी ने आपकी पत्नी के लिए दी, आप मत पढ़ लेना। अरे वाह, पारिवारिक संबंध हो गया। ये सब बातें हो रही थी और जेलेंस्की की जितनी भी तस्वीरें आई हैं सब वो खुशी से चहकते हुए देखे। जर्मनी जो है उसके चांसलर ने ज़रूर एक थोड़ा सा बीच में झटका दिया, किसको, ट्रंप को दिया, लेकिन वो बात ख़त्म हो गई कि वो कह रहे थे कि अभी जो है वो परमानेंट पीस वीस कुछ नहीं, पहले सीज फायर होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप जो है वो लगातार चाह रहे हैं परमानेंट एक समझौता हो जाए। ये परमानेंट समझौता ट्रंप से कहा गया, ये शर्त है पुतिन की, तो पुतिन चाहते हैं और ये भी तैयार बाकी सारे हो गए। केवल जर्मनी ने आनाकानी की तो पूरा माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो गया, लेकिन नॉर्मल हो गया बाद में। तो ये जो कुछ हो रहा था, ये खुशी खुशी से बधाई हो टाइप का हो रहा था। एक बड़ा सा नक्शा यूक्रेन का, जेलेंस्की का एक पिक्चर में, एक इस तस्वीर की बड़ी वैल्यू है। ये तस्वीर सालों साल तक एक सिंबॉलिक वैल्यू है। यूक्रेन का नक्शा लेके एक सैनिक जो है वो जेलेंस्की के साथ आया था। जाहिर बात है उस नक्शे को सामने रखकर कुछ अंदर बात हुई होगी, बड़ा नक्शा था। तो ये तो वहाँ का जो विजुअल थे, जो वहाँ की तस्वीरें थीं, माहौल खुशनुमा था, सब लोग खुश थे, पूरे यूरोप के नेता खुश थे, जेलेंस्की खुश थे और ट्रंप खुश थे। पुतिन के साथ उन्होंने फ़ोन पे बात भी करके चुपचाप से कुछ बातें की और जब पुतिन से मिलके आए थे तो पुतिन भी खुश थे। तो ये पूरा जो सबकी खुशी का कारण क्या है, इस खुशी का कारण क्या वो समझौते का ड्राफ्ट है जो समझौता हो चुका है। और इस खुशी में जिसको बुलाया नहीं गया था वहाँ पे, वैसे तो दुनिया के गुरु हैं वो है हमारा भारत। ना भारत को ना चीन को, किसी को नहीं पूछा गया था। लेकिन इनको भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर रूस से सैंक्शन हटेंगे तो भारत को कुछ माल रूस से मिल जाएगा ऑफिशियली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रूस से सैंक्शन हटने का फ़ायदा भारत को होगा या नुकसान को होगा। शशि थरूर को रहा है फ़ायदा होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सैंक्शन के कारण दुनिया में कोई उसका तेल नहीं खरीद पा रहा था, तो वो हमको सस्ते में दे रहा था। लेकिन सैंक्शन से पहले की जो स्थिति थी, आप वहाँ पहुँच जाओगे तो ये सस्ते तेल से अंबानी साहब जो माल कमा रहे हैं वो कमाई ख़त्म हो जाएगी। देश के लोगों पे उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। असर यही पड़ता है कि भाई गुस्से में आके उसने हमें 25% टैरिफ लगा दिया, तो जो यहाँ से हम सामान भेजते थे वो सामान वहाँ कम जाएगा, तो यहाँ के जो लाला जी उस सामान को बनाते थे उनको दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो जब तक ढूंढेंगे तब तक हो सकता है अपनी फैक्ट्री से कुछ लोगों को कम कर दें। बहरहाल, लेकिन समझौता अभी जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसकी बातें आ रही हैं, जिस पे ज़्यादातर मीडिया सहमत है, मैं तो वहाँ गया नहीं था और वहाँ जो गए भी थे उनको अंदर की बात तो पता नहीं है, वो ये है कि रूस और यूक्रेन तो अगल बगल वाले देश हैं। ऐसे समझिए कि पूरब में रूस है और पश्चिम में यूक्रेन। पहले दोनों एक ही थे सोवियत संघ के टाइम में। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लेवरोव परसों जो टी शर्ट पहन के आए थे उससे रूसी भाषा में लिखा हुआ था यूएसएसआर। इसका अपना महत्व है, इसके बहुत सारे मायने, उसको कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन
जो रूस से मिले हुए इलाके हैं रूस की, वो 4 इलाके हैं। 4 इलाके कौन से हैं? एक तो है डोनबास इलाका। डोनबास इलाका वो है जहां से ये सारे युद्ध की गतिविधियां शुरू हुई थी। डोनबास इलाके में रहने वाले लोग रूसी भाषा बोलते हैं। बाकी यूक्रेन के लोगों को रूसी नहीं आती है, जबकि वो यूएसएसआर का हिस्सा रहा है। वो कुछ कुछ पोलैंड से मिलने वाली भाषा बोला करते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं, ये हमेशा से डोनबास इलाके के लोग ये शिकायत करते रहे हैं कि जेलेंस्की की सरकार उनके साथ भेदभाव करती है, क्योंकि वो रूसी भाषाभाषी हैं। उनका संबंध रूस से ज़्यादा है क्योंकि कल्चर एक है, और रूस के से ही उनका आना जाना, ये वो रिश्ते विश्ते तमाम चीज़ें हैं। तो ये इलाके रूस के पहले से ही नज़दीक थे। इन दोनों इलाकों को रूस ने लड़ाई में जीत लिया। वहाँ पर जनमत संग्रह करा के आज़ादी का ऐलान भी करा दिया। कुछ इलाके इसमें से अभी भी यूक्रेन के पास हैं। ये एक पट्टी है पूरी ऊपर से नीचे तक 4 इलाकों की। तो ये जो 2 इलाके हैं ऊपर वाले, ये कहा जा रहा है ये 2 इलाके डोनबास इलाके के अंदर आते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। तो डोनेस्क और लुहांस्क जो हैं वो दोनों के दोनों रूस को दे दिए जाएंगे। जेलेंस्की कहेगा ये पकड़ो भाई, हमने आपको दिए। तो ये जो स्थिति है उससे ये है कि जो अभी तक उसके इलाके में है उसमें 6600 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो मिल जाएगा रूस को, और उसके अंदर जहाँ जहाँ थोड़ा सा यूक्रेन अभी है वो इलाका यूक्रेन खाली करके चला जाएगा। यानी एक डोनबास रूस ने जीत लिया। 2 इलाके और हैं, थोड़ा और नीचे आ जाइए। मैंने कहा ना 4 इलाके हैं, वो है खेरसान और जापरेजिया। इन दोनों के बारे में अभी समझौता होना है, कुछ तय नहीं हुआ है कि ये किसके पास जाएंगे। कहा जा रहा है कि युद्ध बंद हो जाएगा और इनको लेकर कुछ बातचीत चर्चा शुरू हो जाएगी, और या फिर यहाँ पर भी एक एलओसी टाइप की बना दी जाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि भाई इस लाइन के इस तरफ रूस देखेगा, इस लाइन के इस तरफ जहाँ तक पहुँच गए हैं उस लाइन के दूसरी तरफ वाला यूक्रेन देखेगा। ये बात कही जा रही है। अब ये इसके साथ साथ सूमी और खार्किव में भी जो है वो रूस का कब्जा है, वो जीत चुका है रूस। इस एक्सचेंज ऑफ लैंड में वो हिस्सा जो इन 4 इलाकों से थोड़ा सा दूर का है वो हिस्सा मिल जाएगा किसको? यूक्रेन को। अब ये चारों इलाके जो रूस की सीमा से लगे हुए हैं वो रूस को मिल जाएंगे, ऐसा एक समझ में आ गई तस्वीर। 2 मिल जाएंगे और 2 को लेकर अभी चलता रहेगा, तो वो आधे तो कम से कम रूस की सेना रहेगी। तो जेलेंस्की इसीलिए खुश हैं, और रूस के तरफ से रशिया ख़ास तौर पे खुश है। लेकिन यहाँ है सबसे बड़ी बात कि असल समझौता इसके बाद रायता फैलता है, ज़मीन बांटने का तो नहीं है। इन 4-5 इलाकों से लेके क्रीमिया नीचे भी है। उस क्रीमिया पे रूस पहले ही कब्जा कर चुका है, वो भी कभी यूक्रेन का हिस्सा होता था। अब ये जो झगड़ा शुरू हुआ था वो कैसे हुआ था, इसको थोड़ा पीछे जाएं हम, क्योंकि पुतिन ने भी कहा कि जो ऐतिहासिक कारण है उनको दूर होना चाहिए। ऐतिहासिक कारण क्या है? वो है रूस की असुरक्षा। रूस की असुरक्षा कैसे? रूस की असुरक्षा ये है भाई कि ये जो है हमारे नीचे, समझ लीजिए बगल वाले घर वाला आदमी, मैं जिस घर में रहता हूँ वो रूस हो गया, बगल वाले घर में जो रहता है वो हो गया यूक्रेन। ये बगल वाला है, ये अपने घर में गुंडों को उठाता बिठाता है, तगड़े लोगों को, बंदूकधारियों को उठाता बिठाता है। तो मैंने इसके घर में उसके को कूट दिया, और ये जो है उनके साथ में रिश्तेदारी करने जा रहा था, गुंडों के साथ में, डॉन के साथ में। तो भैया डॉन और गुंडों के साथ रिश्तेदारी करेगा तो कल के दिन हमारे लिए खतरा है, ये सब मिलके मेरे घर पे चढ़ जाएंगे। तो मेरे घर पे चढ़ जाएंगे, इससे पहले मैं उनको ठोक देता हूं। तो जो उसके रिश्तेदार हैं गुंडे टाइप के, बाहुबली टाइप के, वो है नेटो, और यूक्रेन नेटो के साथ दोस्ती बनाने जा रहा था। और घर के बगल में कोई बगल वाले घर वाला अगर गुंडों के साथ दोस्ती करेगा तो इधर वाले आदमी को टेंशन होती है, क्योंकि मेरी उससे बनती नहीं है, कल के दिन ये गुंडे मेरे खिलाफ ही काम आएंगे। और इतिहास गवाह है कि जो पूरा यूक्रेन है वो रूस का बहुत अच्छा दोस्त होता था। इन सारे लोगों ने मिलके, जो अलग गैंग है, वहाँ पर गड़बड़ करके, सोशल मीडिया से खेल करके, सारी चीज़ें करके, जैसे ही हम लोग सुनते हैं यहाँ पर होती हैं, करने के बाद में सरकार बदलवा दी वहाँ पे, और जेलेंस्की को बनवा दिया।
और जेलेंस्की फिर अमेरिका और वो जो पश्चिम के जो नेटो देश हैं उन सब के साथ मिलके रूस से पंगा लिया करता था। अब रूस को लगा मेरे घर के बगल में अगर ये आ गए गुंडे तो दिक्कत हो जाएगी। अब रूस के पास भी एक गुंडों का गैंग होता था पहले। गुंडे मतलब बाहुबली, पहलवान, जो भी मान लो। वो लोग जो हैं वो वारसा संधि वाले कहलाते थे शीत युद्ध के टाइम पे, यानी कुछ हमारी तरफ बाहुबली, कुछ तुम्हारी तरफ बाहुबली। अब वो जो उधर वाले बाहुबली थे, कौन से वाले, जो यूक्रेन की तरफ वाले, उन्होंने कहा कि भाई देखो अब तो हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हम दुनिया में अब शीत युद्ध नहीं है, तो अब ख़त्म करो ये क्या है। तो रूस ने कहा ठीक है, वारसा संधि वाला जो पूरा का पूरा उनका ग्रुप था वो ख़त्म कर दिया। और नेटो वाले ख़त्म नहीं कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर नेटो वाले रूस के बगल में आ गए तो रूस को झगड़ा हो जाएगा खड़ा, और वो रूस के बगल में आते जा रहे हैं। तो रूस की क्या चिंता थी? रूस की चिंता थी कि बगल वाले घर में रोज़ आके बाहुबली गुंडे, बंदूकधारी, तोपधारी बैठ रहे हैं, तो इनकी दोस्ती ये इनसे ऐसे नहीं करोगे कि ये इनकी रक्षा करें। झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ था कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था और रूस का कहना था कि ये हमारी सीमाओं के लिए खतरा है क्योंकि ये गलत आदमी हैं सारे के सारे, और ये लड़का भी जो यहाँ पे आ गया है कॉमेडियन बन के, ये सब हमारी ज़मीन पे कब्जा करेंगे। तो क्या रूस की सुरक्षा, दूसरी तरफ यूक्रेन की सुरक्षा है। यूक्रेन कहता है कि इसने हमारा क्रीमिया हथिया लिया, मतलब हमारे बगल वाले घर की दीवार पे कब्जा कर लिया इन्होंने, और अब इन्होंने एक और कमरा कब्जा लिया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे और नहीं कब्जाएंगे। तो मुझे इस गुंडे के साथ में दोस्ती करने दो ताकि हम सब मिलकर इससे निपट लें। तो यूक्रेन कह रहा है कि हमको सुरक्षा की गारंटी दो, या तो नेटो में अगर आप शामिल होने देना नहीं चाहते हो, क्योंकि रूस उस पर तैयार नहीं है, कि रूस कह रहा है कि जो मूल कारण था वो क्या था, रूस को घेरना नेटो की तरफ से, यूरोपियन देशों की तरफ से, उस पर बातचीत होनी चाहिए। यानी रूस की शर्तों में पहली शर्त यह है कि नेटो वेटो यहाँ नहीं फटकेगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। लेकिन इधर जेलेंस्की जो है, इसकी शर्तें दूसरी, ये कह रहा है कि भाई रूस तो पावरफुल है, अभी इसने घुस के हमको पीटा, कल के दिन ये फिर पीट देगा, तब क्या करेंगे हम, तो हमको तो गारंटी दो। तो इस पूरे समझौते में एक चीज अटक गई है कि सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन को कौन देगा। अमेरिका कह रहा है कि हम सीधे कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा यूरोप के जरिए करेंगे, हम नहीं करेंगे। यानी कल के दिन अगर पुतिन फिर से मिसाइल गिराता है तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा। अब आप सीन समझ रहे हैं, जो बेसिक खतरा था रूस की सुरक्षा बनाम, बल्कि कहें रूस का डर या रूस की आशंकाएं बनाम यूक्रेन की आशंकाओं का मुकाबला, दो आशंकाओं की टकराहट। मुझे इससे डर लगता है और वो कह रहा है मुझे इससे डर लगता है। डर तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो ये डर अगर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है तो आपको लगता है समझौते का कोई मतलब है, या ये स्थायी शांति होगी? नहीं होगी। यानी इस इलाके में अभी भी ये समझौता कराने के बाद भी जो सबसे खतरनाक पैच है वो अधूरा छोड़ दिया गया है। अब जब इसका पूरा फाइनल शेप आएगा तो समझ में आएगा। अभी अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं, ट्रंप है, ट्रंप व्यापारी है, कह रहा है मैं 90 अरब डॉलर के हथियार देने को तैयार हूं। आपको पता है हथियार देने का मतलब क्या है? कर्जा है ये। जा भाई, पी, दूध पी, घी खा, जो खाना है, उसके बाद में भाई तेरे ऊपर इतने रुपये बकाया हैं, दे रहा है, नहीं तो ज़मीन गिरवी रख। इसी तरह से ये 90 अरब डॉलर का देने को खर्चा तैयार है। लेकिन अमेरिका, ट्रंप ये कह रहा है भाई मैं इसको खर्चा तो दे दूंगा, 90 अरब डॉलर के हथियार दे दूंगा, लेकिन ये पैसे कहाँ से चुकाएगा? पहले मैं इसको बहुत सारे हथियार दे चुका हूँ। तो एक काम करो, तुम बड़े दोस्त बने फिरते हो, यूरोप के देश जो है, तुम इसका खर्चा उठाओ। तो ये जो 90 अरब डॉलर के हथियार बेच रहा है अमेरिका, बीच में हमने समझौता कराया ना, उसकी कीमत चाहिए हमको। वो हथियार यूक्रेन को बेच रहा है और कह रहा है कि यूक्रेन नहीं खरीदेगा, तुम खरीदो यूरोप के दोस्त, और यूक्रेन को दो। तो अब अगर आप एक तरफ से बात हो रही है दोनों की असुरक्षा की, मेरी असुरक्षा और आपकी असुरक्षा, और इस असुरक्षा के झगड़े के बीच में अब अगर तुम मेरे पड़ोसी को हथियार दे दोगे, बगल वाले घर वाले को, यूक्रेन को, तो मैं क्या चैन से बैठूंगा? मैं तो कह रहा हूं कि इस आदमी का हथियार होने ही नहीं चाहिए। रूस कह रहा है कि
इसके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके पास हथियार होंगे फिर गड़बड़ होगी। और जाहिर बात है, अगर तुमको शांति करानी है, तुम उसके दुश्मन को हथियार दे के खड़ा कर रहे हो और कह रहे हो स्थायी शांति चाहिए हमको, सीज फायर नहीं चाहिए। अब स्थायी शांति के पीछे भी एक गेम है। अभी ट्रंप पावर में है, पुतिन का दोस्त है, इस समय जो करना है कर लो, परमानेंट कर लो। कहीं अगर मान लो युद्ध विराम हो गया और ये कुछ साल टल गया, सरकार बदल गई, तो फिर पुतिन के सामने फिर नई चुनौतियां खड़ी होंगी। तो पुतिन भी कह रहा है और ट्रंप भी कह रहा है कि परमानेंट होना चाहिए। ये समझ रहे ना आप सरल तरीके से सारा गेम ये है कि ट्रंप ने भैया अपने हथियार बेच दिए यूरोप के माध्यम से और सारा खेल कर दिया। लेकिन इसमें असली गेम और भी है। आने वाले साल, आने वाली जिंदगियां, आने वाला दौर क्या होने वाला है, अगले 100 साल दुनिया कैसे चलेगी। आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई हो या कुछ भी हो, आने वाले समय में दुनिया चलनी है किससे? कंप्यूटर से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से। आईटी और कंप्यूटर की जान क्या है? आईटी और कंप्यूटर की जान है माइक्रोचिप और उसमें लगने वाले छोटे छोटे एलिमेंट। आईटी और कंप्यूटर की जान है छोटे छोटे साइज की मोटरें, अगर वो ड्रोन बनाओगे तो भी, कारें बनेंगी तो भी, सब जगह। और ये सब चीज़ बनते हैं रेयर अर्थ मिनरल से। यहाँ पता चलता है कि ट्रंप ने जो समझौता किया है वो रूस के हित में किया, अमेरिका के हित में नहीं किया है। तो ये जब बनते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स से। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में 80% चीन के पास है। यानी चीन चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अभी भारत को उसने अटका दिया था ना बीच में, याद कीजिए। ना तो रेयर अर्थ मिनरल दे रहा था और ना फर्टिलाइजर दे रहा था। हमारे देश की सरकार ने फर्टिलाइजर्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। अभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरह किसानों के साथ अन्याय हुआ है। उसके कारण चीनी फर्टिलाइजर आने लग गए, भारत का फर्टिलाइजर उद्योग चरमरा गया, हमारी डिपेंडेंस चीन के ऊपर आ गई। देख रहे हो ना कैसे खाद बटते समय मार हो रही है, भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। और चीन ने दोनों पे अटका दिया था हमको। अब जाके कुछ समझौता हुआ है, तो अब हमारे पास में रेयर अर्थ मिनरल वाली मोटर आएंगी, तो हमारी ऑटोमोबाइल, मैंने आपको बताया था कि कैसे स्विफ्ट का प्रोडक्शन जो है कम हो गया, मारुति की स्विफ्ट का। तो वो जो वहाँ से जो माल आना था, वो माल किसके पास में? रूस, चीन के हाथ में 80%। अब जो इलाके, जो डोनबास इलाका है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क हैं, ये खनिजों से बहुत रिच इलाका है। बाकी दो इलाके जिन पे बात हो रही है यथास्थिति वाली, वो कृषि प्रधान है, वहां खेती होती है सूरजमुखी की और गेहूं की। तो अब कौन सा रास्ता बचा? इन दोनों इलाकों के अंदर वो रेयर अर्थ हैं जिनको लेकर अभी कुछ समय पहले ट्रंप ने जेलेंस्की से डील की थी। जेलेंस्की ने कहा था ठीक है, तुमने हमको जो माल भेजा है, जो दिया है, हथियार दिया, उसके बदले में तो हमसे रेयर अर्थ ले लेना। ट्रंप ने कहा हम रेयर अर्थ को बेच के उसके पैसे वसूल करेंगे, अब आगे से रेयर अर्थ हम निकालेंगे। लेकिन रेयर अर्थ तुम निकालोगे कहाँ से? जिस डब्बे में रखा था, जिस बक्से में रखा था, जिस भूमि पर रेयर अर्थ के खजाने हैं अधिकांश, वो भूमि किसके पास चली गई? रूस के पास चली गई। रूस के पास डोनबास इलाका जाने का मतलब ये है कि जो रेयर अर्थ यूक्रेन के पास होने वाले थे, वो रेयर अर्थ सारे के सारे चीन के दोस्त के पास आ गए। यानी जो 80% रेयर अर्थ पे कब्जा था, उसका मुकाबला करने से के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिन रेयर अर्थ की ज़रूरत थी, वो रेयर अर्थ उसको यूक्रेन से मिल सकते थे। लेकिन यूक्रेन में जिस जगह पे वो रेयर अर्थ हैं, वो जगह रूस के पास जा रही है। तो जो भविष्य की ताकत है, हथियार भी इससे ही बनते हैं आजकल। जितने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, बड़े महंगे महंगे सैटेलाइट फैटेलाइट सब, तो वो चीज़ पे तो कब्जा रूस का और पक्का हो जाएगा। तो आप सोचो कि जो ताकत अमेरिका को मिलनी थी इस डील से, वो उसने खो दी है। तो ये जो मुस्कुराते मुस्कुराते घूम रहे थे ना सारे यूरोपियन देशों के नेता, जेलेंस्की, उन सब के लिए राहत की खबर ये टंटा कटा, एक झगड़ा ख़त्म हुआ। जेलेंस्की को भी लग रहा है एक ऐसा इलाका था, वो वैसे भी वहाँ की भाषा बोलता था, हमारे लिए सरदर्दी था, हम और वहाँ पे संसाधन वगैरह भी ये प्रायोरिटी में काफ़ी नीचे भेजा करता था जेलेंस्की। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जान छोटी टाइप का।
उधर यूरोप भी जो है वो चलो भैया बहुत झंझट, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी गड़बड़ा गई थी। अमेरिका अपनी अली पे आ जाता था, बार बार उनको शोषण करने लगता था, उनके यहाँ पे बुरा हाल हो गया था, उनके यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं, ये नहीं, गैस नहीं, सर्दियाँ कैसे काटते हैं, बहुत तकलीफ है उनकी, क्योंकि रूस उनका मेन सप्लायर था, सप्लाई लाइन गड़बड़ा गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचो कि अमेरिका को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो 9 अरब डॉलर के हथियार बेच देगा यूरोप को, और वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब जब बैठक होगी जो तीसरे दौर की त्रिपक्षीय बातचीत होनी है, जिसमें रूस, अमेरिका और जेलेंस्की है, यूक्रेन है, और ट्रंप एकदम नॉन कमिटल है, अभी तक कोई वादा नहीं कर रहा है। उस बैठक में अगर जेलेंस्की ने कहा कि वो माफ़ कीजिए पुतिन ने कहा कि नहीं भाई जेलेंस्की को हथियार तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि सही बात भी है, जेलेंस्की को हथियार आएंगे तो सरदर्द फिर खड़ा हो जाएगा, और ये लोग चाहते हैं कि शांति भी हो जाए और टेंशन बना रहे, उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब आती है भारत की सिचुएशन क्या है। भारत की सिचुएशन अगर आप जाएं तो इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इलाके हैं इनका क्या हालचाल है। ये 2 इलाके जो हैं, एक तो भारत को फ़ायदा ये होगा कि सैंक्शन रूस से हट जाएगा। रूस से सैंक्शन हटने का मतलब ये हो गया कुछ चीज़ें जो आप रूस से हथियार खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, और जो हम पे 25% एक्स्ट्रा लगा दिया इसने टैरिफ, ट्रंप ने, वो टैरिफ वापस हो जाएगा, क्योंकि वो इसी कारण से लग रहा है कि ये रूस से सामान खरीदते हैं और यूक्रेन में हत्याओं को फंड कर रहे हैं, इस टाइप की लॉजिक देके जो ये सब करते रहते हैं। सिर्फ डोनास्क और लुहांस्क में रेयर अर्थ नहीं है, कुछ और भी खनिज हैं, ये काफ़ी रिच इलाका है, कोयला, और कोयले का दिल कहा जाता है यूक्रेन का, और ये दिल चला जाएगा रूस के पास। स्टील इंडस्ट्री और बिजली बनाने के लिए कोयले की बहुत ज़रूरत होती है, और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो कच्चा लोहा होता है, लोहा अयस्क, वो भी इस इलाके में काफ़ी होता है, यानी कोयला और लोहा कच्चा दोनों मिलेगा रूस को यहाँ से दबा के, और हैवी इंडस्ट्री के लिए स्कोप बन जाएगा, यानी बहुत सारे खनिज। इसके अलावा वहाँ पर जिप्सम है, चूना पत्थर है, स्टील और सीमेंट जैसा कारोबार भरपूर। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं वो जिप्सम ही होता है। दरअसल क्या, जिप्सम पत्थर को आप भून दोगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी डाल दो वो दृढ़ हो जाता है तो दोबारा जिप्सम बन जाता है। सरल फिजिक्स के हिसाब से समझ लीजिए। उसके भंडार भी वहाँ पे हैं। आप सिचुएशन को देखिए कि जो रिच इलाका था सारा का सारा वो इनके पास चला गया। जो खार्किव और रूस, जो खार्किव और सूमी इलाके हैं, जो मैंने बताया इन 4 के अलावा 2 और इलाके हैं, वो मिलने वाले हैं। उनके अंदर में सिर्फ खेती वेती का जुगाड़ है, यानी एक देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा गंवा रहा है यूक्रेन। तो अब आप समझ गए कि इस पूरे के पूरे डील के अंदर उतनी क्लियर कट डील नहीं है जैसे कि दिख रही है। वो अच्छे कपड़े पहन के चला गया, ट्रंप हंस दिया, बाकी लोग हंस दिए, उनकी बीवी के लिए चिट्ठी ले गया, ये हो गया वो हो गया, वो कोने में बात कर रहे हैं, वो कह रहे, इससे भाई साहब ठीक है, खुशी खुशी आ गए, यानी मुबारक हो रास्ता हो गया पक्का। अब दूसरी निटिग्रिटीज़ होंगी। बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए कि नहीं किया जाए, कितने बाराती आएंगे, तुम्हारी तरफ के आएंगे हमारी तरफ के आएंगे, तुम्हारे शहर से शादी होगी हमारे शहर से शादी होगी, क्या दहेज में मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। भैया ये लोग तो दहेज लोभी कह सकते हो इनको, ये तो देशों के बीच का मामला है। तो क्या हम देंगे क्या तुम दोगे, हमारी तरफ से कौन कौन बाराती होंगे, तुम्हारी तरफ से कौन कौन बाराती होंगे। लड़का जॉइंट फैमिली में घर वालों के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल भी तो है नेटो वाला कि अलग से रहेगा। तो ये जो पूरी सरदर्दी वाली है, अभी तो मुबारक हो शादी पक्की हो रहा है, अभी जब निटिग्रिटीज तय होंगी, होटल कौन सा होना है, खर्चा कितना आना है, तो अभी तो बहुत सारी पिक्चर बाकी है। और उस पिक्चर में मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा ये है कि अमेरिका ने सिर्फ हथियार बेच लिए, खुश हो गया। यूरोप भी खुश हो गया, बहुत दिनों से यूरोप कंगाल हो चुका था, उसके लोग बहुत परेशान थे, प्रदर्शन सब होते रहते थे।
उसकी एनर्जी सप्लाई तक फेल हो गई थी। उसने भी राहत की सांस ली। जेलेंस्की इतना खुश है, इसलिए खुश है कि भैया दुनिया भर की लड़ाई युद्ध बंद हो गया, क्योंकि अभी ये तो चल रहा था, एक जगह जाके रुक जाएगा, कुछ ज़मीन वापस मिल जाएगी जो रूस ने जीती है मेहनत से, वो इसको लेके खुश है। रूस खुश है कि उसने कुछ और इलाका जीत लिया और उसकी शर्तों के हिसाब से समझौता हो रहा है, आगे की सुरक्षा भी उसकी सुनिश्चित हो गई। भारत जैसे देश खुश हैं कि चलो भाई टैरिफ हटेगा तो हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। चीन भी खुश है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये खुशी कितनी स्थायी है ये इस पर निर्भर करेगा कि दोनों की सुरक्षा चिंताओं को इस समझौते में कैसे एड्रेस किया जाता है। जहां से युद्ध शुरू हुआ था वो दोनों की सुरक्षा को लेकर आशंकाओं से शुरू हुआ था और सुरक्षा को लेकर आशंकाएं आज फिर खड़ी हैं, बल्कि ये हथियार उसको देकर और बढ़ा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ उस पूरे समझौते को सरल तरीके से समझाने में मैं सफल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सफल रहा हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, तो आप तुरंत जो है वो मोबाइल उठाइए, नहीं QR कोड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड कर दीजिए दोस्तों को। नमस्कार, जय हिंद।